हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 12 नवंबर 2022। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और आज मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का न्यूज़। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ कंप्लेन हो तो काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो हियर वी गो विद द न्यूज़। तो पहला न्यूज़ है कि सितंबर इंडस्ट्रियल ग्रोथ राइजेस टू 3.1%। नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्रॉसेस 10.5 lakh crore so far this fiscal. Third is integrated infrastructure development project is must for inclusive growth, says Prime Minister Modi. Bank of Baroda announces 25 basis point cut in home loan. Expect next inflation print to be below 7%, says RBI Governor Das. And India's forex reserves down again, fall $1.1 billion to to 529.99 billion. सो दिस ये सारे न्यूज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा इसमें कोई जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है। जैसे कि पहला में कंसेप्ट है रिगार्डिंग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैं उसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा और फिर बताऊंगा कि अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है। राइट, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अगर हम लोग बात करें तो वो एक्चुअली 3.1% जो है राइज किया है। ठीक है, तो ये सितंबर में 3.1% हुआ है अगेंस्ट 0.7% अगस्त में। हाँ, अगर हम अगस्त का बात करें तो इट वाज 0.7% और सितंबर में इट इज़ 3.1% ग्रोथ रेट है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये जो है किसी एक बेस ईयर के से एज ए बेंचमार्क रख करके उससे कम ग्रोथ रेट कंपेयर कर किया जाता है। तो जैसे बेस ईयर जो है 2011-12 है, जो इंडेक्स जो है 2011-12 के प्राइसेस से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जब भी इसमें गुड्स एंड सर्विस गुड्स आएंगे, हाँ, जो भी इसके सेक्टर्स रहेंगे वो 2011-12 के प्राइस से कंपेयर करके फिर कैलकुलेट किया जाएगा। ये इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये मंथली डेटा रिलीज किया जाता है। मंथली कौन करता है? इट इज़ रिलीज्ड बाय एनएसओ, सीएसओ सॉरी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मंथली रिलीज करता है इसका डेटा को। और जो ये दो सेक्टर्स में के फॉर्म में डिवाइड होता है, ब्रॉड सेक्टर होता है, एक यूज बेस्ड होता है, यूज बेस्ड सेक्टर। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें ब्रॉड सेक्टर्स में बेसिकली आता है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन आता है ब्रॉड सेक्टर्स में। और यूज बेस्ड का बात करें तो बेसिक गुड्स आते हैं, राइट, कैपिटल गुड्स आते हैं और इंटरमीडिएरी गुड्स आते हैं। तो ये ब्रॉड बेस्ड हो गया और ये हो गया यूज बेस्ड। तो बेसिकली माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी का को यूज करके इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है। ये एक तरह का मैट्रिक्स है जो कि दिखाता है कि कितना परसेंटेज, कितना जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियल गुड्स में कितना प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है अगेंस्ट अ बेस लाइन टाइम जो कि 11-12 जो है बेस पीरियड है। ये सारे इंडस्ट्रियल का सेक्टर का बेसिकली जो है परफॉर्मेंस को मेजर कर पाता है। तो जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है अभी जो हमने देखा वो सितंबर में 3.1% आया है। अगर हम लोग बात करें सितंबर 2021 में कितना था, तो ये तो इस साल है 3.1% ग्रोथ रेट। सितंबर 2021 में इट वाज 4.4%। तो अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इट हैज़ एक्चुअली डिक्लाइंड। तो ये एक्चुअली में डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस बार जो आया है, सॉरी, ये इंक्रीज क्यों हुआ 3.1% अगस्त से? अगर हम लोग पहले कंपेयर करें वाई इट हैज़ इंक्रीज, तो बेसिकली ये इंक्रीज हुआ है फेस्टिवल डिमांड के कारण। फेस्टिवल सीजन में डिमांड ज़्यादा रहता है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, राइट। और आगे हम जो क्या है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये डिक्लाइन करेगा सितंबर के आगे अक्टूबर में। आईआईपी क्यों डिक्लाइन करेगा? बिकॉज ऑफ द लोअर एक्सपोर्ट्स। वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होगा आने वाले वक्त में, बिकॉज जो इकोनॉमिक वो पूरा ग्लोबल स्लोडाउन के कारण जो डिमांड है वो कम हो जाएगा फॉर आवर डोमेस्टिक गुड्स। तो इस कारण से ये कम हुआ है। और अगर हम लोग बात करें कि ये इंक्रीज बेसिकली जो 3.1% है, दैट हैज़ हैपेंड इन द सेक्टर्स माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में। मैन्युफैक्चरिंग के कारण उतना नहीं है जितना कि माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी में ग्रोथ रेट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट हुआ है 1.8%, हाँ, सितंबर मंथ में। और अगस्त में ये एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 0.5% अगस्त मंथ में। दिस इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, ठीक है, ओवरऑल दैट इज Q2, सिर्फ मंथ का नहीं, सितंबर और अगस्त मंथ का नहीं, दैट इज जुलाई से सितंबर का बात करें, राइट, तो ये ग्रोथ रेट हुआ है अराउंड 1.5% का अगेंस्ट पिछले साल का। अगर सेकेंड क्वार्टर का बात करें तो ग्रोथ रेट वाज 9.5%। और ये 9.5 आप देख सकते हो, पहले 4.4 था सितंबर में, वो घट करके 3.1% है इस साल,
इस सितंबर में। तो ये डिक्लाइन हो रहा है बेसिकली, जो ग्लोबल स्लोडाउन है, जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, जो बाहर में इन्फ्लेशन चल रहा है, उस कारण से ये स्लोडाउन हुआ है। और इसको ये भी 9.5 से 1.5 होने का सेकेंड क्वार्टर में, ये वही सेम रीज़न है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लोडाउन एंड द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, राइजिंग इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द राइजिंग इनस्टेबिलिटी इन द कैपिटल मार्केट, सेंटिमेंट्स डिक्रीज हो गया है इन्वेस्ट करने का। सो दैट इज द रीज़न, क्योंकि ग्रोथ रेट कम है और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो रहा है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे भी डिक्लाइन होगा। नेक्स्ट वी कम टू द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, क्रॉसेस 10.5 लाख करोड़ सो फार दिस फिस्कल। तो ऐसा जो अभी डेटा आया है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो दिखा कि 10.5 लाख करोड़ हो गया इस फिस्कल ईयर में अप टू नवंबर 10। ये नवंबर 10 तक का डेटा है, राइट, और आज 12 नवंबर है। तो इसमें ये एक्चुअली जो है 30.69% हायर है कंपेयर करें लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर कितना था? दिस ईयर इट इज़ 10.5 लाख करोड़ और लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 8 लाख करोड़। तो इट हैज़ एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम 8 लाख करोड़ टू 10.5 लाख करोड़। ठीक है, और बजट का अगर हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू बजट टारगेट, हाँ, फॉर द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दैट इज अराउंड 14.20 लाख करोड़ फिस्कल ईयर में। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है, अगर हम लोग बात करें कि रिफंड के बाद, एक्चुअली रिफंड भी होता है डायरेक्ट टैक्स में, जो भी इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं तो उसमें फिर कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो फिर उसमें रिफंड मिलता है हमें। तो रिफंड के बाद वो दैट इज़ गोइंग टू स्टे एट ₹8.71 लाख करोड़। सो दिस इज़ द अमाउंट जो कि रिफंड करने के बाद जो नेट बचेगा, और ये एक्चुअली में हायर है, अराउंड 25.71% से हायर है लास्ट ईयर से कंपेयर करें, 2021 से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर इट वाज 6.93 लाख करोड़ रिफंड होने के बाद। सो वी कैन सी देयर इज ए इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेंड इन द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जो कि इस साल 10.5 लाख करोड़ हुआ है। दिस इज 30.69 हायर देन द ग्रॉस कलेक्शन ऑफ ओवर 8 लाख करोड़ फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। नेक्स्ट चलते हैं, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ए मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है राइट नाउ गए थे आंध्र प्रदेश में, हाँ, और उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें कि, और उन्हीं प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते समय उन्होंने बताया पब्लिक मीटिंग के दौरान कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर ग्रोथ करना है इकोनॉमी का। तो हाँ, तो फिर उन्होंने पब्लिक मीटिंग में जो विशाखापट्टनम में हुआ, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स को का इनॉग्रेशन भी किया, मतलब कि शिलान्यास किया, जहाँ पे कि उन्होंने बताया कि वो इन्वेस्ट करने वाले हैं 10,000 अराउंड 10,740 करोड़ रुपीज़। हाँ, और ये इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो। जो कुछ स्कीम्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली स्कीम्स आए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है। सेकेंड हो गया जो रोलिंग ऑफ जीएसटी किया गया है, इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद मिलेगा। तीसरा हो गया गति शक्ति, हाँ, गति शक्ति स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे चल के बता दूंगा इसमें क्या है बेसिकली। तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, अगर इस राइट नाउ सिनेरियो का बात करें, क्योंकि अभी ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हमें इकोनॉमी का इंजन को चलाते रहना है तो फिर इसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होने वाला है स्लो डाउन के दौरान, तो फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम लोग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में करेंगे, तो दैट विल एक्चुअली हेल्प इन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने फिर फाउंडेशन ले किया वहाँ जा कर के, बेसिकली 446 करोड़ रुपीज़ का विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए, हाँ, वाइजैक रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट के लिए 446 करोड़ रुपीज़ का इनॉग्रेशन किया। और फिर 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर से लेकर के विशाखापट्टनम का इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया। फिर विशाखापट्टनम में जो फिशिंग हार्बर है, हाँ, फिशिंग हार्बर है, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहाँ जाकर के आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है। एंड उन्होंने बताया क्या इंपॉर्टेंस रखता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी के सिनेरियो में। एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चल रहा है तो फिर इन्वेस्टमेंट होने से ही इकोनॉमिक ग्रोथ आगे होता रहेगा।
राइट। अगर हम लोग गति शक्ति का बात करें, स्कीम जो है गति शक्ति, ये जो है सबस्यूम किया है एक और प्रोजेक्ट था, सॉरी एक और स्कीम था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। ये गति शक्ति स्कीम इसे सबस्यूम कर लिया है और इसका जो बजट था अराउंड 110 लाख करोड़ रुपीस का था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि गति शक्ति स्कीम के अकॉर्डिंग जो है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड जो इतना मिनिस्ट्रीज है, अराउंड 16 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, तो फिर जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, तो ये सारे वाटर मिनिस्ट्री हो गया, ये सब इन 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ ला करके इंटीग्रेट करके, ताकि ज़्यादा से जल्दी स्पीड में प्रोजेक्ट्स जो है सैंक्शन हो सके, और इससे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो घट जाएगा। राइट, कॉस्ट घटेगा क्योंकि प्रोजेक्ट टाइम पे होगा तो टाइम ओवररन नहीं होगा, कॉस्ट ओवररन उससे नहीं होगा। और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर जैसे कि अगर हम बात करें कार्गो में, तो कार्गो का हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा इससे। राइट, जो टर्न अराउंड टाइम होता है टैट पोर्ट में, कि कितनी जल्दी कोई सामान लोड अनलोड हो रहा है, वो घट जाएगा। तो इससे क्या होगा, कंट्री का ग्रोथ को कंट्रीब्यूशन होगा। फिर इससे क्या होगा कि 11 और एक और चीज़ है गति शक्ति स्कीम में, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा और प्लस 2 डिफेंस कॉरिडोर को भी बनाया जाएगा। 2 डिफेंस कॉरिडोर, एक तो रहेगा तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। इसमें ये भी करना, प्लस गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, सब कुछ डिजिटली किया जाएगा गति शक्ति इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। डिजिटली जो भी सैंक्शंस है, जो भी क्लियरेंसेज है, डिजिटली दिया जाएगा ताकि कम टाइम लगे। हाँ, इससे जो है प्रोजेक्ट में कॉस्ट घट जाएगा और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी कम होगा। राइट, फिर एक जो इसका बात कर ले, अगर हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है, लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए स्कीम लॉन्च किया गया। इस और ताकि जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं सामान, उसको सब्सटीट्यूट करके हम लोग इंडिया में ही उस चीज़ को प्रोड्यूस करें। इससे और भी बेनिफिट्स होगा, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट होगा, हम लोग को फॉरेक्स रिजर्व्स हमारा बढ़ेगा। हाँ, हम लोग एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और इसको लॉन्च किया गया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को 2020 मार्च में लॉन्च किया गया था, विथ जो फाइनेंशियल आउटले किया गया था दैट वाज अराउंड रुपीज 1.97 लाख करोड़। ये तो दिस प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम्स हो गया, गति शक्ति स्कीम्स हो गया, जीएसटी का एनरोलमेंट हो गया, ये सारे चीज बेसिकली इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करेगा। मोदी वॉज एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग इन विशाखापट्टनम ऑन सैटरडे आफ्टर द फॉर्मल इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स इन आंध्र प्रदेश इन्वॉल्विंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट रुपीज 10,740 crore. So this was the news. Next we come to Bank of Baroda announces 25 basis points cut in the home loan. ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है बेसिकली जो होम लोन रेट था उसमें 25 बेसिस पॉइंट, 1 बेसिस पॉइंट कितना होता है, 1/100, दैट इज 0.01%। हाँ, तो 1 बेसिस पॉइंट का इन्होंने, सॉरी 1 बेसिस पॉइंट हो गया 1/100। हाँ ठीक है, तो फिर 0.01, तो ये इतना का कट किया, मतलब 0.25% का कट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने जो भी इंटरेस्ट रेट था। तो अब कितना हो जाएगा, 8.25 हो जाएगा, पहले 8.50 था। ये इफेक्टिव कब से होगा, नवंबर 14 से इफेक्टिव होगा, और कब तक होगा, दिसंबर 31 2022 तक ये रेलेवेंट रहेगा, ये रेट पे मिलेगा। तो इसमें बैंक एक और काम किया है कि जो प्रोसेसिंग फ़ी है उसे भी घटा देगा। राइट नाउ जब सारे बैंक्स इंक्रीज कर रहे हैं लेंडिंग रेट को, क्योंकि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रहा है, तो इन्होंने बहुत स्मार्टली कट कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कस्टमर्स आ सके। तो ये 8.25 जो है इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन, ये उन सबके लिए जो फ्रेश होम लोन लेने के लिए आएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, प्लस अगर कोई दूसरे बैंक में भी होम लोन चल रहा है, अगर वो उसे ट्रांसफ़र करना चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में, हाँ, तो उनके लिए भी अवेलेबल है, मतलब बैलेंस ट्रांसफ़र वाले के लिए भी ये 8.25 रेट अवेलेबल रहेगा। ये होम लोन बेसिकली 30 ईयर्स का ड्यूरेशन के लिए, मतलब इसका टेन्योर ऑफ लोन 30 ईयर्स तक का हो सकता है। मतलब इसका बकेट होता है कि एक साल, 2 साल, 5 साल, तो मतलब 30 ईयर्स तक का भी आप होम लोन ले सकते हैं। दिस स्पेशल रेट इज अवेलेबल टिल December 31st 2022. In addition to the 25 basis point discount on the rate of the interest, the bank is also waiving off processing charges. Next we come to expect inflation prints to below 7%, says RBI Governor शक्तिकांत दास। तो अभी जो है राइट नाउ सितंबर में कितना था इन्फ्लेशन रेट, दैट वाज
7.4%। इन्फ्लेशन बेसिकली जो आरबीआई यूज करता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसमें कि सिर्फ गुड्स लिया जाता है, देयर इज नो सर्विस। हाँ, तो इसे यूज नहीं किया जाता है आरबीआई फॉर कंप्यूटिंग इन्फ्लेशन। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। तो सितंबर में 7.4% आया था। और आरबीआई जो अभी डेटा लेके आया, अक्टूबर का डेटा, जो कि ये आई थिंक मंडे को रिलीज हो जाएगा, ये कि क्या इन्फ्लेशन रेट रहा है अक्टूबर मंथ में। सो आरबीआई इज एक्सपेक्टिंग कि ये लेस देन 7% रहेगा। मतलब कि आरबीआई जो है इट इज डीलिंग द इन्फ्लेशन इफेक्टिवली, वो 7.4 से घटा के लेस देन 7% करने में कामयाब हो गया आई थिंक। तो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो ग्रेटर देन 4% रहा है फॉर लास्ट 3 ईयर्स। आरबीआई का टारगेट कितना है इन्फ्लेशन को रखने का? दैट इज कि 4% से कम इन्फ्लेशन रेट रहे, राइट। जो टॉलरेंस बैंड है दैट इज 4 ± 2%, मतलब 2% से लेकर के 6% तक इन्फ्लेशन रह सकता है। 6% इज द अपर टॉलरेंस बैंड, 2% इज द लोअर टॉलरेंस बैंड। तो मेन टारगेट है 4%, तो पर लास्ट 3 ईयर से 4% से ज्यादा रहा है हमारा इन्फ्लेशन रेट। इसलिए इसके बाद भी चल रहा था कि क्या 4% से इस टारगेट को आगे बढ़ा के 5% कर दिया जाए या 6% कर दिया जाए, इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाया जाए क्या। तो इस बात पे शक्तिकांत दास ने कहा कि नहीं, एक्चुअली राइट नाउ वी आर एबल टू मैनेज, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 4% से तक अचीव कर सकते हैं इजीली। हाँ, बट बिकॉज कुछ ऐसे फैक्टर्स आ गए जैसे कि रशिया का क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जिसके कारण कि कमोडिटी प्राइसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस कारण से हम लोग इन्फ्लेशन रेट को 4% तक नहीं मेंटेन कर पाए। और टॉलरेंस बैंड से भी हमारा एक्चुअली 6% से के बियॉन्ड चला गया। लास्ट 3 क्वार्टर्स का अगर बात करें, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर, इसे बात करें तो फिर इट हैज रिमेन फॉर ग्रेटर देन 7% इन्फ्लेशन रेट। सितंबर में जैसे 7.4% था, जनवरी से सितंबर में 7% था इन्फ्लेशन रेट क्वार्टर का अगर हम लोग बात करें तो इट हैज क्रॉस 7%, 6%। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि उसको इस बैंड के, एक्चुअली अपर टॉलरेंस बैंड के अंदर तो रखा ही जाए, पर बिकॉज इट हैज क्रॉस तो आरबीआई को इसमें लिखित में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर 3 क्वार्टर के लिए, लगातार 3 क्वार्टर के लिए अगर ये अपर टॉलरेंस बैंड को क्रॉस करता है, ग्रेटर देन 6% होता है, तो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि व्हाट वाज द रीजन, क्यों ऐसा हुआ कि इट कुड नॉट मेंटेन विद इन 6%, विद इन द अपर टॉलरेंस बैंड क्यों नहीं कर पाया 3 क्वार्टर के लिए। तो फिर एक्चुअली में ये मीटिंग किया गया था नवंबर 3 को, हाँ राइट। एमपीसी जो है सेपरेट मीटिंग किया और डिस्कस किया और ड्राफ्ट किया एक रिपोर्ट, जिसमें कि गवर्नमेंट को जवाब दिया गया कि हाँ, मेनली जो है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के कारण ऐसा हुआ कि ये सडन कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हुआ, जिस कारण कि हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए विद इन द टॉलरेंस बैंड इन्फ्लेशन रेट को। और राइट, अगर हम बात करें मार्च महीने में जो है ये टॉलरेंस जो था, मेन टारगेट था इन्फ्लेशन रेट का, वो 4% था, और इसे गवर्नमेंट ने फिर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया और कहा कि हाँ, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए भी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का मेन टारगेट यही होगा कि 4% को इन्फ्लेशन रेट मेंटेन करना विथ अ बफर ऑफ 2%, मतलब 6% अपर टॉलरेंस और 2% ऑफ लोअर टॉलरेंस लिमिट के साथ। ठीक है, तो और इसके बाद फिर बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में भी शक्तिकांत दास ने बताया कि हाँ, कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो अराउंड 110 करोड़ रुपये, 110 बिलियन डॉलर कम हो गया। हाँ, और ये बेसिकली किया गया इंटेंशनली, ताकि एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया जा सके। हाँ, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी ना रहे मार्केट में। वॉलेटिलिटी होने से क्या होता है, स्पेकुलेशन बढ़ जाता है। जब देखता है कि हाँ, करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है या अप्रिशिएट हो रहा है, तो स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिस कारण की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपैक्ट होता है। इसलिए इट वॉज वेरी मच नेसेसरी कि ये $110 बिलियन का एक्सचेंज रिजर्व्स को रिलीज किया जा सके, क्योंकि सप्लाई ऑफ डॉलर बिल्कुल नहीं हो रहा था इस टाइम पीरियड में बिकॉज ऑफ द रशिया वॉर। हाँ, जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया बाहर और हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ गया, तो इट वाज वेरी मच नेसेसरी कि सप्लाई बढ़ाया जाए, इसलिए $110 बिलियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स को रिलीज किया गया। और इसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो रिजर्व्स डिक्लाइन हुआ है दैट इज ऑल्सो डिक्लाइन बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन, क्योंकि जो डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया, तो हमारा जो भी हमारे पास जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है उसको रीवैल्यू करना पड़ा, तो रीवैल्यू करने से जो वो एक्सचेंज रिजर्व ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो मे सी अर्लियर एंड ऑफ द ग्लोबल इन्फ्लेशन, इन्होंने कहा इफ सप्लाई चेन्स आर रिसॉर्टेड, अगर जो है जो भी सप्लाई के
कम सप्लाई होने के कारण, जो भी वॉर चल रहा है, जो भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, अगर वो सप्लाई चेन खत्म सही हो जाए तो फिर वी एक्सपेक्ट कि ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा और इंडिया में भी जो इन्फ्लेशन जो है विद इन द टॉलरेंस बैंड रह सकेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो है अक्टूबर मंथ का जो डेटा मंडे को रिलीज होगा उसमें लेस देन 7% आए, राइट। So next we come to India's forex reserves down again, fall 1.1 billion dollar to 529.99 billion dollar। ठीक, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फिर से घट गया बाय 1.1 बिलियन डॉलर, हाँ, कल। तो ये एक्चुअली क्या हुआ कि ये क्यों घटा, तो दिस वाज बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द गोल्ड रिजर्व्स। आरबीआई के पास हमें पता है रिजर्व्स चार तरीका से रहता है, हाँ, फॉरेक्स रिजर्व चार तरीका से रखता है। एक तो फॉरेन करेंसी एसेट्स के फॉर्म में, दूसरा हो गया गोल्ड के फॉर्म में, हाँ, तीसरा हो गया एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के फॉर्म में, और चौथा हो गया रिवर्स ट्रांसपोजिशन इन आईएमएफ के पास रखता है, जो कोटा ऑफ करेंसीज रहता है, रिजर्व रहता है, वो रहता है। तो ये हो गया रिवर्स ट्रांसपोजिशन आईएमएफ के पास हर कंट्री एक फिक्स कोटा ऑफ करेंसी रखता है, जिससे कि ये अपना खर्चा पानी चलाता है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये कोटा ऑफ करेंसीज, ये भी रिजर्व। स्पेशल ड्राइंग राइट में 5 बास्केट्स ऑफ करेंसीज हो गए, चाइना रिनबी हो गया, जापानीज येन हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, ये 5 करेंसीज हुए। और फिर गोल्ड इन द फॉर्म द गोल्ड रिजर्व्स रखता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स बोले तो अगर फॉरेन बैंक में, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में डिपॉजिट्स रखा है, हाँ, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स में डिपॉजिट रखा है, तो वो सारे फॉर्म करते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स को फॉर्म करते हैं। तो इन चार तरीका से आरबीआई रिजर्व्स रखता है। तो राइट नाउ देयर इज अ डिक्लाइन इन 1.1 बिलियन डॉलर। मेनली ये गोल्ड का रिजर्व्स को डिक्लाइन होने से हुआ है। वीक एंड अगर हम अक्टूबर 28 का बात करें तो आरबीआई का जो है वो एक्चुअली में रिजर्व्स इंक्रीज हुआ था 28 अक्टूबर को अराउंड 6.6 बिलियन डॉलर से, लेकिन फिर ये 1.1 बिलियन डॉलर जो है डिक्रीज कर गया है अगर कल का बात करें तो ये मार्जिनल फॉल हुआ है। जो एक तो हो गया गोल्ड का रिजर्व्स घट गया आरबीआई का, हाँ, जो आरबीआई जो रखता है अपना रिजर्व्स, वो अराउंड बात करें गोल्ड तो 705 मिलियन डॉलर का गोल्ड रिजर्व्स कम हुआ है, हाँ। और अभी कितना है गोल्ड रिजर्व राइट नाउ द गोल्ड रिजर्व इज अराउंड 37.06 बिलियन डॉलर। बिलियन में है ये मिलियन में है। तो देयर इज अ डिक्लाइन बाय, तो 705 मिलियन डॉलर ऑफ गोल्ड रिजर्व्स, और राइट नाउ इट इज 37.06 बिलियन डॉलर ऑफ गोल्ड रिजर्व्स आरबीआई के पास है। और फिर सिर्फ गोल्ड ही नहीं एक फैक्टर है, दूसरा चीज है कि ये जो हमने बात किया फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये भी डिक्लाइन हुआ है, हाँ, पर बहुत ही मार्जिनली फॉरेन करेंसी एसेट्स डिक्लाइन हुआ है। अराउंड ये है 120 मिलियन डॉलर, ये मिलियन में है, मिलियन डॉलर डिक्लाइन हुआ है। और राइट नाउ अगर फॉरेन करेंसी एसेट्स का बात करें तो राइट नाउ कितना है, तो दैट इज अराउंड 470.73 बिलियन डॉलर, हाँ। So this is the amount of foreign currency assets, 470, and the gold is 387.06 बिलियन डॉलर। तो ये जो रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, इस कारण से रिजर्व्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया गया है, ताकि आरबीआई जो है, जो वॉलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट है, हाँ, उसे प्रिवेंट कर सके, हाँ, वॉलेटिलिटी को प्रिवेंट कर सके। और ये वॉलेटिलिटी प्रिवेंट होगा तो फिर इकोनॉमी स्टेबल रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी, हाँ। और अगर हम बात करें राइट नाउ जो डिक्लाइन हुआ है अराउंड 67% जो फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन, जो मैं पिछले वीडियो में बता रहा था, बिकॉज ऑफ द रिवैल्यूएशन, जो कि डॉलर जो है स्ट्रांग हो गया। और करंट रिजर्व्स का अगर हम लोग बात करें, हमारे पास जो करंट रिजर्व्स है 529.99 बिलियन डॉलर, हाँ। तो ये इससे जो है हम लोग अराउंड 8.7 मंथ्स का, हाँ, 8.7 मंथ्स का इंपोर्ट कवर कर सकते हैं। अगर मतलब कि हम लोग इंपोर्ट करते रहे तो 8.7 मंथ्स तक हम लोग इतने पैसे से इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर सितंबर 2021 में, तो ये हमारे पास जो रिजर्व्स था 632 बिलियन डॉलर के अराउंड, दैट इज वो इंपोर्ट कवर 15 मंथ्स के इक्विवेलेंट था, राइट। तो ये इंपोर्ट कवर डिक्लाइन हो गया क्योंकि हमारा फॉरेक्स कवर भी डिक्लाइन हो गया है। द लेटेस्ट डिक्लाइन इन द रिजर्व्स वाज प्राइमरली एन अकाउंट ऑफ फॉल इन द आरबीआई's गोल्ड रिजर्व्स व्हिच फेल बाय 705 मिलियन डॉलर टू 37.06 बिलियन डॉलर। तो बस यही था आज के लिए। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल फिर आपसे मिलेंगे। ओके, सो गुड बाय, थैंक यू सो मच।